हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके सक्सेस पॉइंट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने 20 मई को एक पोस्ट डाली थी और उसमें बताया था कि कल से आपकी मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी। तो फाइनली एक दिन मुझे जो तबीयत ख़राब रहा है इसलिए डिले हो गया और आज से आपकी क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, तो जितने भी आपके क्लासमेट हैं उनके पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि क्लास शुरू हो चुकी है और वो लोग भी अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं और 2022 में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो अध्याय वन है, वास्तविक संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और यह प्रश्नावली 1A है। डॉक्टर मनोहर रे का बुक जो भी नया आया है एनसीईआरटी बेस्ड, उसके अकॉर्डिंग यह वीडियो बनाया जा रहा है। आज से आपकी क्लासें रेगुलर चलेंगी। इसमें आप लोगों को यह सोचने की कोई भी चिंता नहीं है कि आपकी क्लासेस चलेंगी या नहीं चलेंगी। आपकी क्लास आज से रेगुलर चलेगी, तो आप लोग कंटिन्यू अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आपका जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है जिसके द्वारा हम मासा निकालते हैं अर्थात एचसीएफ निकालते हैं, और उसके दो प्रकार हैं। और हम इस वीडियो में इस जो प्रश्नावली 1A है इसमें पूरा यूक्लिड विभाजन ही समझाया गया है। तो इसमें हम पूरा यूक्लिड विभाजन विधि देखेंगे और दोनों प्रकार से देखेंगे। तो फर्स्ट प्रकार है जिसे पहले बताने वाला हूँ, उसके बाद सेकंड टाइप भी देखेंगे। तो मैंने ये गलती से लिख गया है, फिलहाल आप लोग समझ लीजिए कि जो भी बड़ी संख्या होगी उसे इस प्रकार से लिखेंगे आगे, और जो भी छोटी संख्या होगी उसे इस प्रकार से बराबर में लिखेंगे। ठीक है, छोटी संख्या में इतने का गुणा करेंगे कि बड़ी वाली संख्या से ज़्यादा न हो, जैसे कि हम लोग भाग में करते हैं कि बड़ी वाली संख्या से इतने में छोटी वाली संख्या का भाग करते हैं कि बड़ी वाली संख्या से ज़्यादा न हो। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें इतने का गुणा करेंगे कि बड़ी वाली संख्या से ज़्यादा न हो। अगर 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, तब तो गुणा कर देना है, इधर 2 लिख देते, 3 लिख देते। लेकिन इसमें इस समय एक ही का गुणा हो पाएगा। 135 का 2 गुना करेंगे तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा। अब जितने भी बचते हैं 135 से 225 जितने भी ज़्यादा है उसे प्लस में इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 135 और 290 को इसी कंडीशन में लिखेंगे। अब 135 और 90 में देखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 135 है वह 90 से ज़्यादा है। तो हम 135 को इस प्रकार से लिख लेंगे और 90 को बराबर में इस प्रकार से लिख लेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब इसमें फिर 1 का गुणा हो पाएगा। ठीक है, 90 में 1 का गुणा करेंगे तो इधर कितना बच जाएगा, 135 90 से कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है, तो 45 इधर लिख लेंगे। इसी प्रकार से अब 90 और 45 में देखना है कौन सी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो 90 ज़्यादा है 45 से, तो 90 को इस प्रकार से लिख लेंगे और बराबर में 45 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 45 में हम अगर 2 का गुणा कर दें तो सीधे सीधे 90 आ जाएगा। तो इधर प्लस में 0 बचेगा। जब तक प्लस में 0 ना आए तब तक यही प्रक्रिया करते रहना है, और जब 0 आ जाता है तो यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है वह एचसीएफ हो जाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 135 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से बहुत सरल सरल एक दो क्वेश्चन हैं जो थोड़ा दिमाग लगाने वाले हैं, नहीं तो सभी क्वेश्चन इस प्रश्नावली में ऐसे ही हैं। ठीक है, अब बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 196 और 38,220 में देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 38,220 बड़ी है, तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, 38,220 इसके बराबर में 196 लिख लेंगे। ठीक है, अब 196 में इतने का गुणा करो कि 38,220 की या तो बराबर आ जाए या उससे कम रहे। कम रहेगी तो प्लस में आगे लिख लेंगे और इसकी यही प्रक्रिया आगे भी करेंगे। तो इसमें अगर हम गुणा 195 का कर दें, अगर इसमें
195 का गुणा 196 में कर दें तो 38,220 आ जाएगा। ठीक है, इधर जीरो आ जाएगा। तो यह एक ही लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। और इसमें जो HCF आएगा 196 और 38,220 का HCF 196 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसी प्रकार से आपका जो C नंबर क्वेश्चन है वह है 867 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, तो इसमें दोनों में देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो 867 बड़ी है, तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, बराबर में 255 लिख लेंगे, 255 लिख लेंगे। अब 255 में इतने का गुणा करेंगे कि 867 से या तो कम रहे या इसके बराबर हो जाए। तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 5 तियाँ 15, तो आ जाएगा 765 आ जाएगा। ठीक है, 765 अगर 867 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 102। ठीक है, 102 इस प्रकार से प्लस में लिख लेंगे। इसके बाद में 102 और 255 में देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो 255 बड़ी है, तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब बराबर में 102 लिखेंगे। अब इसमें 102 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 204 आएगा। और 204 को 255 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। ठीक है, तो 51 आएगा। 204 को माइनस करेंगे 255 में से। अब 102 और 51 में देखनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 102 संख्या बड़ी है 51 से, तो इन्हें फिर इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 51 में 2 का फिर गुणा करेंगे। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 51 दूना 102 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 का गुणा करेंगे 51 में तो 102 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। तो इसका HCF क्या आएगा, 51 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 867 और 255 का HCF 51 है। ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि 228 और 240 में बड़ी संख्या कौन है। तो 240 बड़ी है, तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। बराबर में 228 लिख लेंगे। अब इसमें एक ही का गुणा होगा, क्योंकि 2 का गुणा तो होगा नहीं इसमें। तो इधर प्लस में कितने बचेंगे, प्लस में इधर 12 बचेंगे। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 228 और 12 में देखना है, तो 228 बड़ी संख्या है, इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 12 में कितने का गुणा करेंगे, तो 12 में गुणा करेंगे, 12 में गुणा होगा 19 का। तो 19 का गुणा करेंगे तो 228 आ जाएगा। ठीक है, 12 का गुणा 19 में करेंगे तो 228 आ जाएगा, इधर 0 बचेगा। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 240 और 228 का HCF 12 है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले तो इसे लिख लेंगे। 92,690 और 7,378 और 7,161, इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए कि 7,161 से 7,378 बड़ी संख्या है और 7,378 से 92,690 बड़ी संख्या है। अब क्या करेंगे कि इनमें से पहले इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड वाली का मासा निकालेंगे
और फिर जो भी मासा आएगा उसका 7161 के साथ मासा निकालेंगे। तो लिख लेते हैं कि सर्वप्रथम 92,690 बराबर 7378। ठीक है, अब इसमें गुणा करेंगे 12 का। ठीक है, 12 का इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 88,536 आ जाएगा। तो प्लस में आएंगे 4154। ठीक है, 4192,690 में से जब 88,536 माइनस करेंगे तो 41,054 आएंगे। ठीक है, 4154 आएंगे। अब इसके बाद में 7378 और 4154 में देखनी है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो 7378 बड़ी है, तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, बराबर 4154। ठीक है, अब 4154 में कितने का गुणा करेंगे, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे। अब 4154 से 7378 कितना ज़्यादा है, तो यह 3224 ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 4154 और 3224 पर यही प्रक्रिया अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4154 बराबर 3224। इसमें भी 1 का ही गुणा होगा। अब 3224 से 4154 कितना ज़्यादा है, तो यह 930 ज़्यादा है। अब 930 और 3224 में देखना है कौन संख्या बड़ी है, तो 3224 बड़ी है, बराबर 930। ठीक है, तो अब इसी प्रक्रिया के साथ ही इसमें कितने का गुणा करेंगे, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2790। अब 2790 3224 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 434 आएगा। ठीक है, 434 आएगा। अब 930 और 434, 930 बराबर 434। ठीक है, अब इसमें कितने का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे। जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 868 आ जाएगा। 868 930 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। ठीक है, अब 300 300 334 434, ठीक है, सॉरी 434 और 62 का जब इसी प्रक्रिया के अनुसार इसे भी करेंगे, 434 और 62। अब 62 में कितने का गुणा करेंगे, तो 62 में 7 का गुणा करेंगे। 62 सत्ते 434 होता है। ठीक है, तो इधर 0 आ जाएगा, अर्थात हमारा HCF ये आ चुका है। किसका, हम इधर लिख लेंगे कि 92,690 और 7378 का HCF 62 है। ठीक है, अब 62 और 7161 का HCF निकालेंगे तो लिख लेंगे कि अब 7161 और 62 का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो अब 7161 बराबर 62। ठीक है, अब 62 में कितने का गुणा करेंगे, तो 62 में 115 से गुणा कर देंगे। 115 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7130 आएगा। ठीक है, 7130 जब 7161 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 31 बचेगा। 31 बचेगा। अब 62 और 31 में देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो 62 बड़ी है। इन्हें इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 31 में कितने का गुणा करेंगे कि 62 से ज़्यादा न हो, या तो 62 आ जाए या उससे कम आए। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 31 दूना 62 होता है, इधर 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों का जो HCF है वह 31 आया है। तो हम लिख सकते हैं कि 92,690
और 7378 और 7161 का HCF 62 है। ठीक है, 31 है, सॉरी 31 है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन से देख लीजिए कि इस जो यूक्लिड विभाजन विधि का जो दूसरा टाइप है, दूसरे तरीका है, वह किस प्रकार से है और उससे कैसे HCF निकालेंगे। तो जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें 306 छोटी संख्या है, तो इसमें 306 को इस प्रकार से लिखेंगे और 1314 को इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब इनमें 306 से 1314 में भाग करेंगे। तो अगर 4 बार गुणा भाग करते हैं तो आएगा 1224, 1224 आएगा। अब इन्हें माइनस कर लीजिए, तो 4 में से 4 जीरो और 11 में से 2 जाएगा तो आएगा 9। ठीक है, और इधर तो जीरो आ जाएगा तो 90 आएगा। ठीक है, अब 90 से यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसमें भाग करना है, अर्थात 306 में भाग करना है 90 से, जितना भी यहाँ आएगा। ठीक है, तो 306, अब 90 से 306 में मतलब गुणा करेंगे। ठीक है, 90 में इतने का गुणा करेंगे कि वो 306 से ज़्यादा न हो और उससे कम भले ही रहे। ठीक है, तो 90 में हम करेंगे 3 का। ठीक है, 3 का करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। अगर 4 का करते हैं तो 9 चौक 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 3 का कर लेंगे, 9 3 27 अर्थात 270 आ जाएगा। अब इन्हें माइनस कर लीजिए, इधर 6 आ जाएगा और 10 में से 7 जाएगा तो इधर 36 आ जाएगा और इधर तो जीरो आएगा। अब 90 में 90 और 36 को लेते हैं, 36 से भाग करेंगे 90 में, 90 में भाग करेंगे। अब 36 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 36 दूना 72 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें माइनस कर लीजिए, तो इधर आ जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा और इधर 8 में से 1 जाएगा, 7 जाएंगे तो 18 हो जाएंगे, इधर 1 आएगा। अब 18 और 36 को, अब 18 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36, इधर जीरो जीरो, तो इधर जो यहाँ संख्या लिखी है वह HCF हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 306 और 1314 का HCF 18 है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो इसमें भी बड़ी संख्या को इधर लिख लेंगे और छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो इसमें 1 का भाग करेंगे, 1 से गुणा करेंगे और इन्हें घटा लेंगे। तो 13 में से 7 जाएंगे तो कितने आएंगे, 6। अब इधर 5 बचे, 5 में से 0 और इधर कितने आएंगे, 3। तो 306 आ गए इधर। अब 306 और 657 को लेंगे। अब इसमें दो बार गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा 612। ठीक है, 612। अब इन्हें घटा लीजिए, 5 आएगा, 7 में से 2 जाएंगे, 5 आएंगे, 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा और इधर 0 आ जाएगा। अब 45 और 306 को लेंगे। अब 45 में इतने का गुणा करेंगे कि 306 से या तो कम रहे या इसके बराबर हो। ठीक है, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे 45 में, तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। अब इन्हें माइनस कर लेंगे, तो इधर 6 और 10 में से 7 जाएंगे, 3, तो 36 आ जाएगा। अब 36 और 45, तो अब इसमें भी 1 का गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 36,
ठीक है। अब 45 15 में से 6 जाएंगे तो कितने आएंगे? 9, और इधर तो 0 आ जाएगा। अब 9 और 36, अब इसमें 9 चौके 36, ठीक है। तो इधर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से HCF क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 657 और 963 का HCF 9 है, ठीक है। वेरी सिंपल। छठवां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसे भी दूसरी ही ट्रिक से निकालेंगे, ठीक है। 90 और 144, तो इसमें भी एक का ही 90 में एक का गुणा करेंगे और इस प्रकार से घटा लेंगे, ठीक है। 14 4 और 11 में से 9 जाएंगे 2, ठीक है। सॉरी, इधर 144 लिखा हुआ है, ठीक है। 144 में से 4A और 14 में से 9 जाएंगे तो 5 जाएंगे। अब 54 और 90, तो इसमें भी एक का ही जाएगा। 10 में से 4 जाएंगे 6 और 8 में से 5 जाएंगे 3, 36 आ गया। अब 54 और 36, अब इसका भी एक ही बार जाएगा, एक का गुणा होगा 36 में, तो 36 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। 14 में से जब 6 जाएंगे तो इधर 8 आ जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब 18 और 36, अब इसमें 18 में 2 का गुणा कर दो तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। इधर 0 आ गया तो HCF कितना आएगा? 18 आएगा। तो लिख सकते हैं कि 90 और 144 का HCF 18 है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नई आने वाली वीडियो की अपडेट उन्हें मिलती रहे और वो कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, क्योंकि बाद में कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो नोटिफिकेशन ही नहीं मिली, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का है और इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर यह सवाल आप समझ लेते हैं तो इसके आगे 2 सवाल और आएंगे, वो आप कर लेंगे आसानी से। तो इसे भी बहुत ही आसानी से समझाएंगे, हर किसी के समझ में आएगा। तो देख लेते हैं कि 7वां प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखते हैं कि मैटर क्या है। इसमें दे रखा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब b बराबर 6 मानेंगे। 6 क्यों मानेंगे? अब यहाँ पर मैं सूत्र बताने वाला हूँ यूक्लिड विभाजन विधि का। तो यूक्लिड विभाजन विधि का जो सूत्र होता है वह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इधर देखिए कि ये a बराबर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ देख लीजिए कि 6q प्लस 1, तो r का मान तो 1 आ रहा है और b का मान 6 आ रहा है और q तो है ही, ठीक है। तो इसीलिए b बराबर 6 हम पहले से ही मान लेंगे कि चूंकि, और यहाँ जो दो मान दिए गए हैं इनमें दोनों में b का मान 6 ही है, तो हम लिख लेंगे कि b बराबर 6, ठीक है। अब देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र तो मैं बता चुका हूँ। अब बी का मान रख देंगे। ठीक है, बी की जगह पर बी का मान रख देंगे तो 6Q प्लस R हो जाएगा। ठीक है, जहाँ Q बराबर 0। ठीक है, Q 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके साथ ही 0 से बड़ा R और R से बड़ा 6। ठीक है, इसके कहने का मतलब है R का जो भी मान लेंगे वो 6 से कम ही होना चाहिए, 6 से छोटा ही होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम लोग 5 तक लेंगे। ठीक है, R का मान 5 तक लेंगे। तो इधर लिख लेंगे कि R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इतने मान लेंगे R के। ठीक है, और इसे किस में रखेंगे? इसे रखेंगे ए बराबर इन्हें ए बराबर 6Q प्लस R में रखने पर। ठीक है, तो इसमें रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे R के ये सभी मान और फिर देखते हैं कि क्या आता है। तो अतः ए बराबर 6Q प्लस 0। ठीक है, जो 6 से विभाजित है। ठीक है, अर्थात सम। तो यह 6 जो संख्या है वह 6 से विभाजित है, और जब 2 से भी विभाजित हो जाएगी 6 तो इसका मतलब ये सम है। इसके साथ ही अब 1 को रख कर देखते हैं, 6Q प्लस 1 जो 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 6 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके साथ ही अब 2 को रख कर देखेंगे, जो 2 से विभाजित है। इसी प्रकार a बराबर 6Q प्लस 3। अब 6 और 3 9, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, और 2 6 और 2 8, 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार a बराबर 6Q प्लस 4 जो 2 से विभाजित है। इसी प्रकार से a बराबर 6Q प्लस 5 जो 2 से विभाजित नहीं। तो इस प्रकार से पांचों देख लिए हमने कि कौन 2 से विभाजित है, कौन 2 से नहीं विभाजित है। अब देख लेंगे कि यदि a बराबर 6Q कामा 6Q प्लस 2 कामा 6Q प्लस 4 हों तो ये संख्याएं समघन पूर्णांक हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जबकि 6Q प्लस 1
कामा 6q+3 कामा 6q+5 विषम घन पूर्णांक हैं जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आपका अगला जो 8वां नंबर प्रश्न है वह है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मर्ज करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं? पहले तो इसमें देखेंगे कि आर्मी जो सदस्यों की जो टुकड़ियां हैं, जो समूह हैं, वह 2 हैं। दोनों समूहों के समान संख्या, ठीक है, 2 समूह हैं। तो प्रश्नानुसार आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूह के स्तंभों की संख्या समान दी गई। देखिए, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है, अर्थात आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूहों के स्तंभों की संख्या समान दी गई है, अर्थात दोनों समान दिए गए हैं। अब देखना है पहली टुकड़ी में कितने जवान हैं और दूसरी टुकड़ी में कितने जवान हैं। तो देखिए कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, अर्थात एक में 616 सदस्य हैं और दूसरी में 32 सदस्य हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, तो देखिए पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616 और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है, ठीक है। अब देखते हैं कि अतः प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे कि 616 और 32 का मासा निकालेंगे, ठीक है। 616 और 32 का मासा तो निकाल लेते हैं। 616 और 32 का मासा निकालेंगे और इसमें 32 में 19 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 19 का गुणा करेंगे तो 608 आएगा। अब 608 616 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब 32 और 8 का जब यही प्रक्रिया करेंगे, 32 और 8 में 32 बड़ा है, 8 छोटा है। अब 8 में 8 तियां 24, 8 चक्कू 32, तो 4 का जब गुणा करेंगे तो इसमें प्लस में 0 आ जाएगा, ठीक है। ये बराबर आ गया 8 चक्कू 32 हो गया। या तो यहाँ पर HCF कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अर्थात लिख लेते हैं कि यहाँ 616 और 32 का HCF 8 है। अतः स्तंभों की संख्या, इधर अधिकतम लगा लेना है,
अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, अब देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें देख लीजिए आप, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 का के रूप का होता है। तो कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो इसमें हम मानेंगे तो हम x मान लेंगे, और भी आप मान सकते हैं, a मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हम a मानेंगे इधर, तो लिख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लिख लिया है कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और हम इसको 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इस m की जगह पर q ले लेंगे। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है कि x² अर्थात किसी, ये धन पूर्णांक है, x कोई धन पूर्णांक है और धन पूर्णांक का स्क्वायर। ठीक है, धन पूर्णांक का वर्ग अर्थात x का स्क्वायर को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है या सिद्ध करना है। और जब हम सिद्ध करेंगे तो यही आ जाएगा, 3m या 3m+1 के रूप में यही आ जाएगा। ठीक है, यही हम लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यदि x बराबर 3q इसे लेंगे और दोनों तरफ वर्ग करके देखेंगे। ठीक है, तो x का स्क्वायर करेंगे और इधर 3q का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q² हो जाएगा। तो x² बराबर 9q²। अब इसे तोड़ देंगे, 3 × 3q², जहाँ इधर लिख लेंगे, जहाँ 3q² बराबर m, तो 3q² की जगह m रखेंगे। ठीक है, तो x² बराबर 3m। ठीक है, तो एक सिद्ध हो गया। अब दूसरा लेंगे, और अब x बराबर 3q+1। अब इस x² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, यह एक सूत्र बन रहा है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा देखकर ही कौन सा सूत्र है, a+b का होल स्क्वायर वाला सूत्र है। तो वो सूत्र हम इधर लगा लेंगे। ठीक है, तो x² बराबर 3q² प्लस 2 गुणे 2ab होता है, 3q गुणे 1 प्लस क्या होता है, b² होता है, b का स्क्वायर होता है। या इसे ऐसे लिख सकते हैं, a² b² प्लस 2ab। तो दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हमने लिख लिया है कि a² प्लस 2ab प्लस b²। अब देखते हैं कि x² बराबर 9q² प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कॉमन लेकर। ठीक है, तो x² बराबर 3 बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q² प्लस 2q प्लस 1, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर m, तो क्या हो जाएगा, 3q², तो 3q² प्लस 2q की जगह पर m लिख देंगे। ठीक है, तो x² बराबर 3m+1, तो क्या हो जाएगा, a सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² बराबर 3m, 3m+1।
तो यह सिद्ध हो गया। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि 10वां नंबर है। तो 10वां प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें घन पूछा है, 9वें प्रश्न में वर्ग पूछा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल वैसे ही लगेगा। इसमें भी मान लिया है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, और इसके आगे लिख लेंगे कि अतः 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ठीक है, x बराबर मान लीजिए। और आप लोग समझते होंगे कि वर्ग किसे कहते हैं और घन किसे कहते हैं। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 2 का घन हो जाएगा 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 की जगह इसीलिए 2 ले लिया है। ठीक है, बाद में आंसर में 8 ही आएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या लेंगे, सर्वप्रथम इसे सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम x बराबर 3q रखने पर, ठीक है, तो x का क्यूब करेंगे और इधर 3q का क्यूब करेंगे, तो बराबर आएगा 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब। ठीक है, अब 3q बराबर 27 क्यूब, इसे लिख लेंगे कि 9 3q क्यूब। ठीक है, अब जहां जहां 3q क्यूब बराबर m, तो इस जगह पर क्या रख देंगे, m रख देंगे, तो हो जाएगा 3q बराबर 9m। तो इतना सिद्ध हो गया और 9m आ गया। अब लेंगे 3q प्लस 1, तो अब x बराबर 3q प्लस 1, इसका भी घन करेंगे। एक्स क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का घन करेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें सूत्र बन गया a प्लस बी का क्यूब वाला, तो a प्लस बी का क्यूब सूत्र लगा लेते हैं। तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3q स्क्वायर गुणे 1 प्लस 3 गुणे 3q गुणे 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे जोड़ घटा लेते हैं। ठीक है, इसे जोड़ घटा लेंगे तो हो जाएगा कि 27q प्लस 1 प्लस 3 गुणे 9q स्क्वायर प्लस 9q गुणे 1। अब फिर से इसे जोड़े घटाएंगे, तीन नेम 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, 9 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब और 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर और 9, सॉरी इधर 9 जब कॉमन चला जाएगा तो क्यू आएगा। ठीक है, तो इधर क्यू आएगा। अब लिख लेंगे जहां 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब
बराबर m। तो इतने की जगह m रख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9m+1। तो ये भी सिद्ध हो गया। अब देखेंगे 3q+2, ठीक है। तो लिख लेंगे और x बराबर 3q+2। अब इसका भी घन करेंगे। 3q बराबर 3q+2 का क्यूब, ठीक है। तो इसको भी तोड़ देंगे क्योंकि यह भी सूत्र बन गया है a+b का क्यूब वाला, तो इसे भी उसी तरीके से तोड़ देंगे जैसा कि अगला स्टेप में किया है, ठीक है। तो हो जाएगा 3q³ +2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3³ 3² गुणे 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3³ गुणे 2 का स्क्वायर। अब इसे सही से लिख लेंगे। 27³ प्लस 8 प्लस 3 गुणे 9q² गुणे 2 प्लस 36q। एक बार फिर सही से लिखेंगे। 27, आप चाहो तो एक ही लाइन में कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए तोड़ तोड़ कर लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस 8 और ये 9×3 27² गुणे 2 प्लस 36q। एक्स क्यूब बराबर 27³ प्लस 54q²। इसका गुणा हो जाएगा 2 का 27 दूनी 54q² प्लस क्यू वाले पास कर देंगे और ये 8 सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q प्लस 9 छाक 54 प्लस 9 चौक 36 ब्रैकेट बंद प्लस 8, ठीक है। अब लिख लेंगे कि जहां 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q बराबर m, तो इतने की जगह m आ जाएगा। तो हो जाएगा 3q बराबर 9m+8। तो यह भी सिद्ध हो गया। तो इसे लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक के लिए 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ये आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले जो भी 3-4 सवाल लगवाए हैं उन्हीं की तरह यहाँ भी सवाल लगेगा। तो देख लेते हैं कि 693 कामा 567 कामा 441, ठीक है। तो इसमें पहले दो बड़े अलों का मासा निकालेंगे और जो भी मासा आएगा उसका 441 के साथ मासा निकालेंगे। तो लिख लेते हैं कि सर्वप्रथम 693 और 567 का HCF निकालेंगे। तो 693 बराबर 567 गुणे 1 प्लस में कितना आएगा 567 से 693 कितना ज़्यादा है 126।
126 और अब 567, 567 बराबर 126। 126 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा करेंगे तो 504 वैसे भी आ जाएगा, और 504 567 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। अब 126 और 63, 126 बराबर 63, 63 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 63 दूना 126 होता है, इधर जीरो आ जाएगा और HCF आ जाएगा 63। तो इधर लिख सकते हैं कि 693 और 567 का HCF बराबर 63 है। ठीक है, अब 441 बराबर 63। ठीक है, अब इनका मासा निकालेंगे तो 63 में 7 का गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा, 63 सत्ते 441 होता है, इधर जीरो आ जाएगा तो HCF कितना आएगा, 63 आएगा। तो इधर लिख सकते हैं कि 693 कामा 567 कामा 441 का HCF 63 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 12वां नंबर है। 12वां नंबर है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। अब इसे देखेंगे, यह थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे और आपके समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पहले सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस आर, और जीरो से बड़ा r होता है, अर्थात r कभी भी जीरो नहीं होगा, और r से बड़ा b होता है। ठीक है, और इसमें r का ही तो सब खेल है। तो इसमें समीकरण 1 में 4 रखने पर, या लिख लेंगे कि ये समीकरण 1 है। ठीक है, जो सूत्र है इसी को समीकरण 1 माना हुआ है। इसमें 4 रख लेते हैं, a बराबर 4q प्लस आर। ठीक है, अब r का मान लेंगे, r का मान कितना लेंगे, तो चूंकि r बराबर 0, 1, 2 और 3 लेंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे कि 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया, या आगे की संख्याएं क्यों नहीं ली, r का मान 3 तक ही क्यों लिया। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ इस सूत्र में लिखा हुआ है कि r का मान कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन r का मान b से हमेशा छोटा रहेगा। तो b का मान कितना है, 4 है, तो r का मान 3 तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, इसीलिए 0 से लेकर 3 तक संख्याएं ली गई हैं r के मान के रूप में। अब आगे देखते हैं, एक एक को हल कर लेंगे। यदि r बराबर 0, तब a बराबर 4q प्लस 0 बराबर 4q, तो a बराबर 4q का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि इसमें वर्ग बताया गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बताया गया है। तो इधर क्या हो जाएगा, 16q स्क्वायर हो जाएगा। इसे तोड़ लेंगे, a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा 4q स्क्वायर, जहाँ लिख लेंगे, जहाँ 4q स्क्वायर बराबर m, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4m। ठीक है,
ए स्क्वायर बराबर 4m। तो ए सॉल्व हो गया। अब इसके साथ ही बढ़ते हैं दूसरा, यदि r बराबर 1 तब तो हो जाएगा ए बराबर 4q प्लस 1। तो ए बराबर 4q प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस सूत्र बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे तोड़ लेंगे तो ए हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4। मैंने तोड़ तोड़ कर अच्छे से पहले समझा रखा है। अगर शुरुआत से आप वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, और वैसे भी आप 9th में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, तो आपको इतना तो आता होगा कैलकुलेशन करना। ठीक है। अब ए स्क्वायर बराबर, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, इतना ही लाना है, 4m लाना है, और 4m प्लस 4q प्लस 4m प्लस 1 लाना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4m, जहाँ लिख लेंगे 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। ठीक है, तो ए लिख लेंगे। ठीक है, अब यदि r बराबर 2 तब a बराबर 4q प्लस 2। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए भी वही सूत्र है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे भी तोड़ लेंगे। तो 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4। ठीक है, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 कॉमन लेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जहाँ 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यह एक बाहर रहेगा। ठीक है, तो इसे सही कर लीजिएगा। अब ए स्क्वायर बराबर 4m, तो ए सॉल्व हो गया। अब यदि r बराबर 3 तब ए बराबर 4q प्लस 3। तो ए का स्क्वायर करेंगे, 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। ए भी वही सूत्र है, तो इसे भी तोड़ लेंगे। तो बराबर 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 24q, और जो भी ये 9 है इन्हें तोड़ लेंगे, 8 प्लस 1 कर लेंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 और प्लस का 1। अब ए स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1, जहाँ 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 बराबर m। ठीक है, तो यहाँ भी ए सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से आपका ये 12वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 13वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे भी लिख लेते हैं, 420 कामा 378
और गामा 180। इस क्वेश्चन में याद ध्यान देने वाली बात है कि 180 और 420 का HCF निकाला जाएगा और उसके बाद में 378 और 180 का HCF निकाला जाएगा। दोनों 180 के साथ HCF निकाला जाएगा, ठीक है, दोनों का। तो पहले 480 का निकाल लेते हैं। तो 180 420, ठीक है। इसका 2 से गुणा करेंगे 180 में तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 18 दूनी 36। अब 0, 12 में से 6 गए 6। अब 60 इधर है, 180 इधर लाएंगे और 60 छतियाँ 18, 3 से जब गुणा करेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा, 180। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 60, ठीक है। और इसी के साथ 180 और 378, इसका HCF निकालेंगे तो इधर हो जाएगा, 2 से इसमें भी गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो 8 और 1। अब इधर 180 को उतार लेंगे। आप लोग पहले समझ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें 10, 18 दामन 180, तो इधर 18 आ जाएगा HCF। तो लिख लेंगे कि 180 और 420 का HCF बराबर 60 और 180 और 378 का HCF बराबर 18, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 13वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो 14वां क्वेश्चन है या इसमें है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो पहले क्या करेंगे, इसमें पहले 7, 11 और 15 को 398, 436 और 542 से घटा लेंगे, अर्थात शेष फलों को घटा लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक कर लेता हूँ। तो मैंने समय बचाने के लिए मैंने लिख लिया है कि दिए गए शेषफलों को संख्याओं से घटाने पर 398 में से 7 को घटाएंगे तो 391 आएंगे, 436 में से 11 को घटाएंगे 425 आएंगे और 542 में से 15 को घटाएंगे तो 527 आएंगे। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें सेम प्रोसेस है जो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि वाले जिनमें भी HCF ज्ञात किया है, उसी प्रकार से इनमें भी HCF ज्ञात करना है। 542, 527 उससे छोटा है 425 और उससे छोटा है 391। तो पहले 527 और 425 का HCF ज्ञात करेंगे और फिर 425 और 391 का HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 527 बराबर 425, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 425 से कितना ज़्यादा है, 527, 102 ज़्यादा है। अब 425 बराबर 102। अब 102 में कितने का गुणा करेंगे, तो 102 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 408 हो जाएगा। तो इधर 17 बचेगा। अब 102 बराबर 17, 17 में कितने का गुणा करेंगे तो 17 छक्का 102 होता है, इधर 0 आ जाएगा तो HCF आ जाएगा 17। अब क्या करेंगे, तो अब 425 और 391 का HCF निकालेंगे। तो 425 बराबर 391। अब 391 में 1 का गुणा करेंगे, 391 से 425 कितना ज़्यादा है,
34 ज़्यादा है। अब 391 बराबर 34। 34 कितना ज़्यादा है? 34 में कितने का गुणा करेंगे? 12 का गुणा करेंगे। तो 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो सॉरी, इसमें 11 का गुणा करेंगे। तो 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 374। 374 से कितना ज़्यादा है? 391। तो 17 ज़्यादा है। अब 34 बराबर 17। इसमें 2 का गुणा करेंगे। 17 दूनी 34 होती है, इधर 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या 17 है, क्योंकि यहाँ दोनों ही स्थितियों में HCF 17 आया है। देखिए, इधर भी HCF 17 है और इधर भी HCF 17 है। अब इस जो प्रश्नावली 1A है, इसका लास्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर। यह है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो इसी प्रश्न, जो भी 14वां प्रश्न लगाया है, इसी की तरह बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगने वाला है। तो इसमें भी दी गई संख्याओं से जो शेषफल हैं वो घटाने पर लिख लेंगे। तो देख लीजिए, मैंने लिख लिया है कि दिए गए शेषफलों को संख्याओं से घटाने पर। तो 2053 में से 5 जाएगा तो 2048 बचेगा। 967 में से 7 जाएगा तो 960 बचेगा। अब इसे लिख लेंगे, 960 छोटा है 2048 से। अब इनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से HCF निकाल लेंगे और जो भी HCF आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो देख लेते हैं, 2048 बराबर 960। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1920 आ जाएगा। 1920 से कितना ज़्यादा है? 2048। तो 2048 1920 से कितना ज़्यादा है? 128 ज़्यादा है। इसके साथ ही अब 960 बराबर 128। 128 में कितने का गुणा करेंगे? 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 896 आ जाएगा। 896 से 960 कितना ज़्यादा है? 64 ज़्यादा है। अब 128 बराबर 64। 64 में कितने का गुणा करेंगे? 2 का करेंगे, क्योंकि 64 दूना 128 होता है। तो इधर 0 आ जाएगा। तो HCF कितना आएगा? 64 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से लिख लेंगे कि यहाँ भाजक 64 है, अतः बड़ी संख्या 64 होगी। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 1A समाप्त हुआ और कल प्रश्नावली 1B पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो पड़ेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।